हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्लास 10 सीबीएसई साइंस का जो चैप्टर है लाइट, ये दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर के, और जो सेकंड पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के उसको चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये सिंगल शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स एंड जो पीवाईक्यूज है उसकी डेडिकेटेडली एक अलग से वीडियो प्रेजेंट है हमारे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है उनको भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर की ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने काफी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें नोट्स होते हैं, वहां पर वर्कशीट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मेक श्योर कि आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से, जो कि इस चैप्टर का नाम है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। देखिए, जिन बच्चों ने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, आप एक चीज सोचिए कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते थे, वहां पर हम लोग सिर्फ क्या बात करते थे कि जो लाइट है, अगर लाइट जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सब्सटेंस पे टकरा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रही है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन दी हुई होती थी। कंडीशन क्या होती थी कि मीडियम सेम रहना चाहिए। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कभी भी ऐसा पढ़ा कि जो लाइट है वो आपकी वाटर टू एयर आ रही है या एयर टू वाटर जा रही है? जो लाइट रेस थी वहां पे लाइट रेस कंप्लीटली किस में ट्रेवल कर रही थी? एयर में ट्रेवल कर रही थी। तो क्या लाइट रेस सिर्फ एयर में ही ट्रेवल कर सकती हैं? क्या वो वाटर में ट्रेवल नहीं करेंगी? या एयर टू वाटर जाएंगी और वाटर टू एयर आएंगी, तब भी क्या रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा? तो इन सब चीजों के जो ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी चीज को समझाता है कि जब भी हमारे पास लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जाने का मतलब है कि जैसे वो एयर टू वाटर जा सकती है, वो वाटर टू एयर आ सकती है, या हम कह सकते हैं कि एयर टू ग्लास जा रही है, ग्लास टू एयर आ रही है। तो जो लाइट रेज है वहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन का फिनोमिना के साथ एक और फिनोमिना फॉलो करते हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि अगर हम लोग मीडियम को चेंज कर दें और मीडियम आपके पास होमोजीनस ना रहे जिसमें ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करती है, तो वो अपना जो पाथ है उसको बेंड कर लेती है, या जो लाइट का जो पाथ था उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और वो कब चेंज होगी? वो इन दोनों मीडियम के इंटरफेस पे चेंज हो जाती है। इंटरफेस का मतलब है कि बाउंड्री, एक ऐसी बाउंड्री जो कि दोनों मीडियम को यहां पर सेपरेट कर रही थी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, एग्जाम्पल को इससे कैसे समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में कोई लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है, तो ये लाइट रे कहां से ट्रेवल करके आ रही होगी? ये लाइट रे ट्रेवल करके आ रही होगी यहाँ से एयर से। तो ऊपर हमारे पास जो मीडियम प्रेजेंट है वो एयर है, और नीचे जो मीडियम प्रेजेंट है वो ग्लास है। ऑब्वियस सी बात है, क्या ग्लास की और एयर की हम लोग डेंसिटी की बात करें तो क्या यहाँ पर इनकी डेंसिटी सेम होंगी? और जिस डेंसिटी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो डेंसिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी। हम लोग मटेरियल की डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, या हम लोग उस डेंसिटी की बात नहीं करेंगे जो कि मास अपॉन वॉल्यूम करके निकाली जाती है। जो डेंसिटी की यहाँ पर डिस्कशन होगा वो डेंसिटी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि दोनों ही जो मीडियम्स हैं, इन दोनों ही मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एयर को हम बात करें तो एयर एक रेयर मीडियम है, और वही जो ग्लास है, ग्लास हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। अब जो ये लाइट रे आई, इस लाइट रे को एक कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए था? इस लाइट रे को ऐसे बिल्कुल यहां से सीधे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक हमने यही समझा है कि लाइट रे अगर ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं रहेगी, जबकि इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ बेंड हो गई। अब ये हमने कैसे बताया? सबसे पहले सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो ये लाइट रे एयर से ग्लास की तरफ ट्रेवल करके आई और ये किसकी तरफ बेंड हो गई? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब देखिए ये कि मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल बनाया है, और जो ये लाइट रे आ रही थी इसने अपना पाथ नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर लिया, यहां से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग पढ़ते हैं, इसी को नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी और दोनों ही मीडियम्स में अगर ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस है, तो जो पाथ होता है लाइट का वो बेंड हो जाता है, या जो लाइट रे है वो डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसी को नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये हमारे पास दोनों तरीके से काम करता है।
चाहे लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए या डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आए, तो भी हम लोगों को रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस यहाँ पर नेसेसरी होती हैं। सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये ऊपर मीडियम रेयर है और ये जो नीचे वाला मीडियम है अगर ये डेंसर है, तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर इन दोनों ही मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, ये होती है हमारे पास बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री पर जब आकर के वो इंसिडेंट रे या हम लोग बोले जो लाइट रे आकर के टकराएगी, यहीं से वो रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वो रिफ्रैक्ट तो यहीं से हो जाती है, मीन्स वो यहीं से अपना पाथ डेविएट कर लेती है। तो क्या रेयर टू डेंसर जब हमने बात करी थी, तो रेयर टू डेंसर बोला था कि लाइट रे क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो डेंसर टू रेयर भी क्या यही हो रहा होगा? देखिए, डेंसर टू रेयर ये नहीं होता है। अगर हम लोग रेयर से डेंसर की बात करें, जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जो लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आएगी, अगर एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, वाटर से एयर आ सकती है, ग्लास से एयर आ सकती है, तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बात हमें समझनी है कि दोनों ही चीजों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, सिर्फ यहाँ पर डेविएशन का। एक बार डेविएशन यहाँ पर नॉर्मल की तरफ है और एक बार जो डेविएशन वो नॉर्मल से दूर जाता हुआ दिखेगा। अब कहीं पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कभी आपसे पूछा जाए कि कोई दो मीडियम को जो यहाँ पर बाउंड्री सेपरेट कर रही है, जो इंटरफेस है दो मीडियम का, अगर वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन है एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक साथ अगर कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली अगर कर रहे होंगे, इसको हम कहते हैं पार्शियल। यहां पर देखने को मिलता है हमें पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट जो मेजर पार्ट है लाइट का, वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जैसे कोई लाइट रे आई, अब मैं आपको यहाँ पर लाइट रे का एग्जांपल दूं, तो ये मेरे पास लाइट रे आई जो कि ग्लास स्लैब पर गिरी, और ये ग्लास स्लैब में इसने अगर रिफ्रैक्शन दिखाया तो ये थोड़ा सा बेंड होकर के फिर इस मीडियम में वापस चली गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जब ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब के टकराएगी बाउंड्री पे, तो यहां से ना एक जो लाइट रे है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करती हुई भी दिखेगी। लेकिन इस लाइट रे की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है। तो जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर पार्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, वो कौन लेके चला गया? यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे लेकर के चली गई। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के पास कैसी है? रिफ्लेक्टेड रे होती है आपके पास लो इंटेंसिटी वाली रे, और वहीं हमारे पास जो है रिफ्रैक्टेड रे है, ये कैसी है? ये हाई इंटेंसिटी के साथ है। तो इसीलिए हम लोग मेजरली यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करते हैं? रिफ्रैक्शन की। तो जो नीचे वाली रे मैंने बनाई है वो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो ऊपर जो रे बनाई थी ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी वो काफी कम रहती है, इसलिए हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन की ही बात करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा बट पार्शियली देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारे पास कुछ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस थे और रिफ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो ये हो रहा है, इसके पीछे कॉज क्या है, कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। देखिए, जो रिफ्रैक्शन का कॉज है, जैसे मैंने भी आपको बोला था कि रिफ्रैक्शन की हमारे पास एक कंडीशन मस्ट होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही जो मीडियम है हमारे पास, उन दोनों ही मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है, ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाएगी तो कोई भी रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो लाइट रे है वो वाटर में ही ट्रेवल कर रही है, वाटर टू वाटर जा रही है, या वो एक ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है जिनके दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाएंगे तो भी लाइट रे में यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कंप्लीटली हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ी देर अभी आगे चल करके इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ऑप्टिकल डेंसिटीज का, ये हम लोगों को किस बारे में समझाता है? ये समझाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हम लोग अब समझे कि ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग क्यों हो रही है? एक केस में बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हो रही है और एक तरफ जो बेंडिंग है वो नॉर्मल से दूर हो रही है। तो देखिए, होता क्या है, अगर कहीं पर ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आपके पास ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है अगर किसी मीडियम की ये हाई है, तो आप खुद बताइए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसमें ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? अगर हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर हम लोग लाइट की स्पीड की बात करें, तो वो उसके अंदर कैसे निकल करके आएगी? कम। वो कम हो जाएगी, क्योंकि मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, यहाँ पर लाइट रेज थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, वैसे तो उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब ये यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी, क्योंकि ये किसमें बोली जाती थी? आपको बोली जाती है एयर में या फिर वैक्यूम में।
तो यहाँ पर जो लाइट रेज है वो थोड़ा सा स्लोअर हो गई, और वो किस वजह से हुई, क्योंकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो थोड़ी सी हाई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, तो इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। तो एक केस में तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और एक केस में स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट में जो डिफरेंस आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर बेंडिंग देखने को मिलती है। अब इस बेंडिंग को समझते हैं कि बेंडिंग हो कैसे रही है। अगर हम लोग लाइट रेस की बात करें, तो लाइट रेस सुन के हमारे दिमाग में क्या टर्म आता है कि जो रे है वो बहुत ही पतली होगी। तो कोई भी रे को अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपैंड करके देखें और उस रे को मान करके चलें कि उस रे की कुछ ना कुछ थिकनेस तो रही होगी, तो जो आपके पास लाइट रे होती है, ये मैंने एक लाइट रे कंसिडर करी है और लाइट रे की कुछ थिकनेस यहाँ पर देखी है। लाइट रे के अंदर यहाँ पर मल्टीपल लाइट वेव्स हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल लाइट वेव्स को देखेंगे, तो ये जो लाइट रे है, अगर इस लाइट रे को थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें, एक ब्रॉडर व्यू देखें, तो इसके अंदर आपको कई सारी लाइट वेव्स देखने को मिल रही है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास जो है ये वाटर लेवल है, ठीक है। इसके नीचे पूरा का पूरा यहाँ पर पानी है, तो ये मेरे पास एक सी लेवल हो गया। यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि एंटर करना चाह रहा है और इसने जेट पैक पहना हुआ है। जेट पैक आप लोगों ने देखा होगा। जेट पैक क्या होता है? जेट पैक हमारे पास एक, जैसे ये बैग है, इस बैग के पीछे दो एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, जो कि आपको मदद करेंगे किस चीज में। ये जो एग्जॉस्ट यहाँ से निकल रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ इजेक्ट हो गए ऐसे एग्जॉस्ट, तो आपको पुश कैसा मिलेगा? यहाँ पर डाउनवर्ड पुश मिलेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ है। तो ये जो जेट पैक है, इस जेट पैक में मैं बोलता हूं, मैंने ये जो जेट पैक यूज करा है, ये इसके दो एग्जॉस्ट हैं। तो अगर ये मेरे पास दो एग्जॉस्ट है, ये पहला एग्जॉस्ट है, ये दूसरा एग्जॉस्ट है, और ये ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो यहां से पुश कैसा मिलेगा बाद में? न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे की तरफ। और अभी मैंने इस जेट पैक से जो ये पर्सन एंटर कर रहा है, जेट पैक से कैसे एंटर करना चाह रहा है इस पर्सन इसमें, या ये जो जेट पैक एंटर करना चाह रहा है, ये ऑब्लिकली एंटर करना चाह रहा है। ये बिल्कुल सीधा नहीं आ रहा है इस सरफेस पे, ये ऑब्लिकली आ रहा है इस सरफेस की तरफ। अगर ये सरफेस की तरफ ऑब्लिकली आता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो यहां वाटर में पहुंच चुका है, और जैसे ये पार्ट वाटर में पहुंचेगा, तो क्या इस वाली साइड से जो इसको एग्जॉस्ट की वजह से पुश मिल रहा है या डाउनवर्ड पुश मिल रहा है, वो कैसा हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। मतलब इस पार्ट की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो कम हो जाएगी ना जैसे ये पानी में पहुंचेगा, क्योंकि एयर जो है, एयर आपके पास रेयर मीडियम है, एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी हाई है। तो एयर में तो पुश अच्छा खासा मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीड काफी तेज थी। लेकिन जैसे ये पोर्शन इससे टकराया, इस पोर्शन पे क्या हुआ? इस पोर्शन पे तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कम हो गई, लेकिन ये पोर्शन अभी भी एयर में है, तो इस साइड से तो इसको तेज पुश मिलता रहेगा। अगर हम लोग यहां से बात करें, तो यहां से तो इसको अभी भी उतना ही तेज पुश मिल रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट तो स्लो डाउन हो गया जैसे ये वाटर में एंटर करा। मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो अभी एंटर कर चुका है यहाँ पर। तो जैसे ये इसमें एंटर कर गया, इधर से जो मिलने वाली स्पीड थी वो कम हो गई, लेकिन इधर से स्पीड तो अभी भी तेज है। अब आप खुद सोचिए, अगर इधर से स्पीड तेज है, तो क्या ये बॉडी इस तरफ नहीं बेंड हो जाएगी? ये कैसे बेंड हो रही है हमारे पास? ये अभी मैं बोलूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसका एक पार्ट तो उस मीडियम में पहुंच चुका है, लेकिन दूसरा पार्ट अभी मीडियम में नहीं पहुंचा था। तो दोनों तरफ से जो एग्जॉस्ट है वो बराबर ही पुश दे रहे थे, लेकिन इधर स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वाटर में पहुंच चुका है, लेकिन स्पीड अभी इधर तेज है जो कि एयर में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को कैसी बेंडिंग देखने को मिलेगी? एक क्लॉकवाइज बेंडिंग देखने को मिलेगी। क्लॉकवाइज बेंडिंग देखने का मतलब है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, तो अब इसकी डायरेक्शन ऐसी ना होकर के ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है कि इसको बिल्कुल ऐसे सीधा ही निकलना चाहिए था, ये ऐसे सीधा नहीं निकलेगा और कुछ कुछ इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है लाइट रेस के साथ। ये जो लाइट रेस यहाँ पर बताई गई है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इन बीम्स की बात करूं जो आकर के यहाँ पर टकरा गए हैं, ये जितनी भी बीम आकर के ये जो लाइट वेव्स हैं, अगर ये आके यहाँ पे टकरा गई हैं, तो ये पार्ट देखें यहाँ पर मीडियम को टच कर चुका है। अगर ये टच कर चुका है तो ये क्या हो जाएगा? ये स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन ये तो अभी भी एयर में, इसकी स्पीड तो तेज रहेगी, और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो लाइट का पाथ है ये बेंड होता चला जाएगा। तो जिस लाइट रे को बिल्कुल ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, वो अब क्या करेगा? वो अपना पाथ थोड़ा सा यहाँ पर बेंड कर लेगा। तो ये होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन का कॉज। तो रिफ्रैक्शन के कॉज को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया वेव थ्योरी ऑफ लाइट को। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से समझा रिफ्रैक्शन के कॉज को। जैसे जेट पैक था, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे टकरा गया तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, लेकिन ये पार्ट अभी भी एयर में है तो उतना ही पुश मिलता रहेगा, और ये इस जेट पैक को इस तरफ टिल्ट कर देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देगा। सो अभी जो रिफ्रैक्शन का केस हम लोगों ने देखा, इस रिफ्रैक्शन के केस में क्या करा था कि जो लाइट रेस है वो एयर टू ग्लास आ सकती हैं, मतलब एक रेयर टू डेंसर मीडियम आ सकती हैं।
जैसे जो जेट पैक था वो यहाँ से एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अब क्या बोलते हैं हम लोग, अब बोलते हैं कि चलो वाटर से एयर आएंगे तब क्या होगा। तो देखिए वाटर से एयर आने पे अगर यही हम लोग एग्जाम्पल को समझे, अब मैं यहाँ पर नीचे एक इंटरफेस बनाता हूँ और ये जो इंटरफेस है इसमें अभी ऊपर कंसिडर करते हैं कि वाटर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो हमारे पास एयर रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर वाटर टू एयर आ रहे हैं और सेम इसी जेट पैक का एग्जाम्पल लें, अगर इसी जेट पैक का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो ये जो जेट पैक है इसको फिर से ऑब्लिकली एंटर कराएंगे कि ये जो जेट पैक है ऑब्लिकली एंटर कर रहा था, ये इसके दो एग्जॉस्ट हैं जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इससे आपको एक डाउनवर्ड रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या कर गया, ये वाला पार्ट अभी यहाँ पर एयर में एंटर कर गया है। अब आप खुद बताइए कि एयर में स्पीड ज्यादा होगी या वाटर में इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी जेट पैक की। ऑब्वियस सी बात है एयर में इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तो ये वाला पार्ट तो अब यहाँ से तेजी से निकलने की कोशिश करेगा जो एयर में पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस जेट पैक की वो एयर के हिसाब से डिसाइड होगी, लेकिन अभी भी इसका जो अपर पार्ट है वो वाटर में फंसा हुआ है और अगर वो वाटर में फंसा हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो तो कम रहने वाली है वाटर के हिसाब से। तो ये वाला पार्ट अगर तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा है तो अब यहाँ पर बेंडिंग कैसे देखने को मिलेगी, जैसे मेरे दो हाथ है, अगर मेरा ये हाथ तेज चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर वाला हाथ अगर नहीं आ पाया उतनी देर में तो ये वाला पार्ट इधर से तेजी से निकल जाएगा। तो अब जो बेंडिंग है, अब ये बेंडिंग कैसे देखने को मिल रही है, अब ये बेंडिंग देखने को मिल रही है ठीक एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो पिछली बार जहां पर रोटेशन जो क्लॉकवाइज हो गई थी अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, बिकॉज ये वाला पार्ट तो अब तेजी से निकलेगा ना, जैसे एयर में पहुंचेगा ये तो फटाफट इधर को भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर से तो अभी उतना पुश मिल ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो वाटर में है। तो ये होता है कि जब हम लोग डेंसर टू रेयरर आते हैं तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयरर टू डेंसर जा रहे थे तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले वाला केस था टुवर्ड्स द नॉर्मल का और जो ये दूसरा वाला केस है ये होता है हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल का। तो आई होप कि आपको ये रिफ्रैक्शन का कॉज अच्छे से समझ आया होगा। इसी सेम चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर लाइट में। अगर हम लाइट वेव्स को देखें, जैसे ये वाली जो लाइट वेव्स है, मैं एक बड़ी लाइट वेव आपको बताता हूँ, ये जो बड़ी वाली लाइट वेव है इसका ये वाला पार्ट अब यहाँ से एयर में एंटर कर चुका है, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी ग्लास में फंसा हुआ है। तो जो पार्ट एयर में एंटर कर चुका है वो तो तेजी से यहाँ से निकलेगा, तो जब ये इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी इसे उधर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है क्योंकि सेकंड पार्ट अभी भी ग्लास में फंसा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पार्ट जब तेज निकलेगा लेकिन ये फंसा हुआ है तो इस बार जो लाइट रे हैं वो कुछ कुछ एक ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेंगी जो कि नॉर्मल से दूर जाती हुई दिखेंगी। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप कार चला रहे हैं और अगर उसका एक पहिया जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है लेकिन ये यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पर बाहर आते ही गाड़ी जैसे ही बाहर निकलेगी, एक पहिया जो कि यहाँ पर मिट्टी में फंसा हो सकता है ये ऊपर वाले पार्ट में, और जैसे ये बाहर आ गया रोड पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है रोड पे स्पीड तेज होगी ना, तो जो पहिया रोड पर आ गया होगा गाड़ी उसी तरफ घूम जाएगी। तो सेम चीज होती है यहाँ पर लाइट वेव्स के साथ। तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन का कॉज। तो रिफ्रैक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्रैक्शन में दो चीजें पढ़ी, या तो आपकी लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर बनाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयर बनाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, जैसे ही लाइट रे बाउंड्री को यहाँ पर क्रॉस करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो यहाँ पर वो जो वेवलेंथ है उसमें भी चेंज आ जाएगा और उसके साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट में भी चेंज आ जाएगा। अब ये स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज आ रहा है वो तो समझ आता है, लेकिन वेवलेंथ में क्यों चेंज आ रहा है, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अगर हम C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा बोले, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करते हो तो यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है ये भी चेंज हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता है। न्यू यहाँ पर क्या होती थी, न्यू हुआ करती थी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारे पास सोर्स पे। सोर्स होने का मतलब है कि जो लाइट आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, ये सनलाइट है, ये फिलिप्स का जो बल्ब है उससे ये लाइट निकल करके आ रही है, कोई ऐसी लाइट है जो कि मोबाइल के टॉर्च से निकल करके आ रही है। तो जितने भी सोर्सेज है डिफरेंट सोर्सेज के यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। बट अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट जो चीज रहती है, इंटेंसिटी को लेकर के बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंटेंसिटी में क्या होता है, अगर हम लोग इंसिडेंट रे की बात करें, जैसे जो इंसिडेंट रे है ये 100% इंटेंसिटी लेकर के आएगी, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे रहती है, रिफ्रैक्टेड रे के पास 100% इंटेंसिटी नहीं रहेगी। इसके पास ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं अगर 98% इंटेंसिटी बची है तो 2% कहां गई, वो 2% लूज हो गई थी पार्शियल रिफ्लेक्शन में, क्योंकि जहां पर रिफ्रैक्शन होता है वहां पर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्रैक्शन में कभी भी जो इंटेंसिटी है वो 100% ट्रांसफर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी है वो लाइट ने किस फॉर्म में लूज कर दी होती है, अपने पार्शियल रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। तो ये तो था रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन या उसका कुछ कंक्लूजन कि हम वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर जो लाइट रे है
ये किसी भी मटेरियल की जो बाउंड्री पर अगर फॉल करेगी, ये परपेंडिकुलरली आ जाए, ये ऑब्लिकली ना आए, ये सीधा-सीधा परपेंडिकुलरली आ जाए। देखिए अगर ये परपेंडिकुलरली आती है, तो यहाँ पर कोई भी जो डेविएशन है इसके पाथ में वो देखने को नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये एयर में थी, एयर से ग्लास में आई और ग्लास से वापस एयर चली गई, लेकिन कोई डेविएशन नहीं मिल रहा है। अब ये डेविएशन क्यों नहीं हो रहा है? अब ये डेविएशन इसलिए नहीं हो रहा है कि आप वही केस समझिए, ये मेरे पास जो वाटर है और ऊपर जो एयर है, अगर हम वाटर और एयर की बात करें और अगर अगर अब आप एक ऐसे जेट पैक को लेकर के एंटर करते हैं, जो कि जेट पैक कैसा आ गया, बिल्कुल सीधा आ गया। अभी ऑब्लिकली एंटर नहीं कर रहा है वाटर में, बिल्कुल सीधा एंटर कर रहा है। तो ये जो एग्जॉस्ट की वजह से अब इसको पुश मिलेगा, ये तो दोनों तरफ से बराबर मिलेगा, क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेस, अगर हम लेफ्ट वाली सरफेस और राइट वाली सरफेस की बात करें, तो ये एक साथ अप्रोच कर रही है यहाँ पर वाटर की सरफेस को। तो इस बार अगर वेलोसिटी में चेंज भी आया ना, तो वेलोसिटी में चेंज सेम टाइम पर ही आ गया होगा, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला होगा वहां पर टाइम में। तो ये जो जेट पैक है बिल्कुल सीधा निकल जाएगा और इसके बाद जब ये वाटर से वापस एयर भी जाएगा तो भी बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो जब हमारे पास लाइट रे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली आ जाती है, तो वो कैसे निकल जाती है वहां से, विदाउट डेविएशन बिल्कुल सीधा पास कर जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ? यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 डिग्री। याद रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है। लाइट रे तो अलोंग द नॉर्मल ही आ गई है, ये जो लाइट रे आ रही है ये अलोंग द नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल के ही अलोंग आ गई, नॉर्मल के ही साथ निकल गई, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बना ही नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ कितना लेफ्ट या राइट वो निकल करके आती तब पता चलता, ये तो नॉर्मल के ही अलोंग आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों किसके साथ बनते हैं? दोनों यहाँ पर बनते हैं नॉर्मल के साथ। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप देख सकते हैं हम लोगों ने नॉर्मल के साथ बनाया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम लोग किसके साथ बनाते हैं? नॉर्मल के साथ। बाकी इंसिडेंट रे होती है और एक होती है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे इसे, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन तो ऊपर होता है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। दो डिफरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होती है, दो डिफरेंट मीडियम में हमेशा रिफ्रैक्शन होती है। चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। कि किसी भी ग्लास स्लैब के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन को हम लोगों को समझना होगा, तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को कैसे समझा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्यों है? क्योंकि कई बार इसका जो क्वेश्चन है वो आपसे स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछते हैं और कई बार इसको रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। देखिए, ग्लास स्लैब को अगर समझे तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि पहले तो यहाँ पर मीडियम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऊपर एयर है, फिर हमने ग्लास स्लैब रखी है और फाइनली जो लाइट रे है वो भी कहाँ निकलनी चाहिए? फिर एयर में निकलनी चाहिए। अब एक लाइट रे यहाँ पर कंसिडर करते हैं जो कि एयर से आकर के इस ग्लास स्लैब पर गिरेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी डेविएशन दिखाने से पहले हम क्या बनाएंगे? इसकी सरफेस पर एक नॉर्मल। आपको भी इसी तरीके से वहां पर डायग्राम बनाने हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का, मेक श्योर कि आप उस रे डायग्राम में अगर नॉर्मल पहले बना रहे हैं तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप मान के चलिए कि पहले आपको नॉर्मल बनाना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करनी है। तो ये जैसे मैंने नॉर्मल बना लिया, अभी जो लाइट रे है, इस लाइट रे का एक एक्सपेक्टेड पाथ बना देते हैं। एक्सपेक्टेड पाथ का मतलब है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को देखूं तो इंसिडेंट रे को देखते हुए ये लाइट रे कैसे निकल जानी चाहिए थी? ये लाइट रे निकल जानी चाहिए थी बिल्कुल ऐसे सीधे, मतलब अगर इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता तो। बट यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा और अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रे कहाँ बेंड हो जाएगी? ये लाइट रे बेंड हो जाएगी यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के पीछे हम लोग रीजन क्या देंगे? यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने के पीछे भी रीजन ये है क्योंकि लाइट रे कहाँ से एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में। एयर हमारे पास रेयर मीडियम है, ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो ये दिखा दी हमने इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जिस लाइट रे को बिल्कुल सीधा निकल जाना चाहिए था, अब ये लाइट रे यहाँ से सीधे नहीं निकल करके किसकी तरफ बेंड हो गई? ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके निकल गई। अब उसके बाद भी मैंने लाइट रे को कहां पर रोक दिया? जहां पर दोनों मीडियम एक दूसरे को सेपरेट करते हुए दिख रहे हैं, फिर से मतलब बाउंड्री पे। क्योंकि अब दोबारा क्या होगा? अब दोबारा यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज लाइट रे तो अब दोबारा डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर अब एक और रिफ्रैक्शन दिखाते हैं और इस बार जो रिफ्रैक्शन दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का एक डायग्राम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब को यहाँ पर हमने समझा। तो सबसे पहली जो रे यहाँ पे चल करके आ रही है, ये कौन सी रे होती है हमारे पास? ये होती है इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे आकर के जब इस सरफेस पर टकराई, मैं सरफेस को नाम दे देता हूँ AB। तो ये जब ये AB सरफेस पे टकराए तो इसने पहले जो नॉर्मल है NN डैश उसकी तरफ डेविएशन शो करी।
तो ये वाली जो रे है, इस रे को नाम दिया गया होता है रिफ्रैक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रहे होंगे। तो जो भी एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जब रे आकर के सीडी वाली सरफेस पर गिरी, तो सीडी वाली सरफेस पर इसने दोबारा यहां पर रिफ्रैक्शन देखा। अगर सीडी सरफेस पे दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ है तो एक लास्ट रे यहां से हमको बाहर जाती हुई दिखेगी और इसको नाम दिया गया होता है एमर्जेंट रे। सो ये होती है हमारे पास एमर्जेंट रे, जो कि बाहर निकल के जो कि बाहर निकल करके आएगी और फाइनली आपको विजिबल होगी वो लाइट रे। अब यहां पर जो एंगल एमर्जेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एमर्जेंस। और अगर हम ऊपर वाले एंगल की बात करें तो ये ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले एंगल को हम लोग नाम दे सकते हैं यहाँ पर आर डैश। ठीक है, वैसे तो वो एक सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास I1, और ये वाली जो वैल्यू हो गई ये हो गई I2 की। अब एक चीज अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल्स क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये जो एंगल R है और ये जो एंगल I2 है, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है और वो Z की शेप में एंगल्स एनक्लोज कर रहे हैं, और Z की शेप में जो एंगल्स एनक्लोज होते हैं उनको नाम दिया गया होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल R है, सबसे पहले हम समझेंगे एंगल R यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल I2 के। और दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो एमर्जेंट रे निकली, एमर्जेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना दूर रह गई। ये अपने ओरिजिनल पाथ से जो इसकी डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d। तो ये जो d है इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना दूर है, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज लाइट को तो ऐसे ही जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ था, बट इस एक्सपेक्टेड पाथ से ये डेविएट हो गई। और कितना दूर डेविएट हो गई, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, उसी को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में जितनी भी टर्म्स है वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स सही से समझ में आई होंगी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड लेटरल शिफ्ट। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन है लाइट रे की, मींस अगर ये अनडेविएटेड चली जाती तो क्या होता, तो ये अनडेविएटेड लाइट रे है, ये यहां से जानी चाहिए थी। तो ये एक्सपेक्टेड केस है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इसको हम लोगों ने अपने नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ देखा है, या डे टू डे लाइफ में किन चीजों से हम रिलेट करके रिफ्रैक्शन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें केस है वो है हमारे पास, किसी भी अगर स्टिक को हम लोग वाटर में पार्शली इमर्स कर देते हैं तो आप देखिएगा कि वो हमें कैसी दिखती है, वो एक बेंड होते हुए दिखती है। आपने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे अपने सामने भी। अगर हम लोग किसी ग्लास की बात करें, अगर किसी ग्लास में हम लोगों ने पानी लिया हुआ है और इसमें ये पेन रखा हुआ था, तो ये पेन बिल्कुल ऐसे सीधा दिखना चाहिए था, बट ऐसे ना दिख करके आपको ऐसे टिल्ट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अभी जो टिल्ट होता हुआ दिखता है मीन्स जो बेंड होता हुआ दिखता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। जब भी लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखें क्या करती हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इमेजिन करती है कि हाँ ये लाइट रेस यहां से टकरा करके आंखों तक पहुंच रही होंगी। अब आंख का क्या है कि आंखों को तो यहाँ पर इतनी ज्यादा फिजिक्स के बारे में नहीं पता है, रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, उसको रिफ्लेक्शन के बारे में ज्यादा पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि आंखों के साथ क्या चीज हो रही होगी कि ये जो लाइट रेज है, अगर ये स्टिक का सबसे लोअर पार्ट है, जो ये स्टिक का सबसे लोअर पार्ट है, यहां से अगर मैं सिर्फ 2 लाइट रेज कंसिडर करूं, अब 2 क्यों, आ तो मिलियंस रही होंगी लेकिन सिर्फ 2 लाइट रेज हमें चाहिए होती है किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए 2 ही बना करके देखेंगे, उसी से समझ आ जाएगा कि अगर ये 2 लाइट रेज चल करके आई यहां से, तो ये वाटर के बाद किस में आने की कोशिश कर रही है, इस मीडियम के बाद एयर में आने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या होनी चाहिए, क्या ये लाइट रेज हमारे पास डेंसर टू रेयर आ रही हैं। डेंसर टू रेयर क्यों है, क्योंकि वाटर हमारे पास डेंसर मीडियम है और एयर कैसा मीडियम होता है, एयर आपके पास एक रेयर मीडियम है। डेंसर टू रेयर आएंगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दो नॉर्मल बना दी है मैंने, और ये दोनों लाइट रेज क्या हो गई, यहां से नॉर्मल से दूर निकल गई। तो जब आंखों तक ये लाइट रेज पहुंची, अब आंखें क्या सोचेंगी
कि ये जो लाइट रेस आ रही है, आंखों के हिसाब से लाइट रेस कहां पर आ रही होंगी, क्योंकि लाइट जब आंखों तक पहुंच रही है तो हमारी आंखें तो यही समझेंगी ना कि ये लाइट रेस को अगर हम लोग पीछे फर्दर एक्सटेंड करें तो आईज के हिसाब से ये लाइट रेस इस पोजीशन से चल के आ रही है, जबकि इस पोजीशन से चल के नहीं आ रही थी, ये पॉइंट ओ से चल के आ रही थी, बट लाइट को बट आईज को हमारे ऐसा लगा कि ये पॉइंट आई से चल के आ रही है, तो वो उन लाइट रेस को यहाँ पर वर्चुअली, या अगर हम लोग इसको समझे कि ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कराने के पीछे रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन, कि अगर ये बिल्कुल सीधी आ रही होती तो ये सीधी तो यहीं से आनी चाहिए, और सीधी कब आती है, जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो आंखें ज्यादातर रिफ्लेक्शन को समझती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, तो हमारी आंखों को तो क्या लगेगा कि ये पॉइंट आई से आ रही थी, तो जो स्टिक का लोअर पॉइंट था ओ, ये लोअर वाला पार्ट इसको कहां पे अपेयर होता दिखेगा, हमारी आंखों को आई पर अपेयर होता हुआ दिखेगा, कि लाइट रेज वहीं से टकरा के वापस आ रही होंगी, तो ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वहीं पर इमेजिन कर लेगा। तो जो स्टिक आपको बिल्कुल ऐसे सीधी दिखनी चाहिए थी, वो सीधी ना दिख करके कैसी दिखेगी, थोड़ा सा बेंट होते हुए दिख जाएगी, कि इसका जो पॉइंट ओ है ये उठ करके कहां पर आ गया, पॉइंट आई की तरफ आ गया। तो ये होता है यहाँ पर रीजन किसी भी स्टिक की बेंडिंग के पीछे की वो वाटर सरफेस से बेंड होती हुई क्यों दिखती है। चलिए सेकंड इफेक्ट की अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि सेकंड इफेक्ट जो है रिफ्रैक्शन का, उसको कैसे समझा जा सकता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें दे रखा है वो ये है कि अगर हम लोग किसी कॉइन को किसी एक ग्लास में अगर हम लोग डिप करेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वो जो कॉइन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर रेज होता हुआ हमें अपेयर होगा, जबकि वो एक्चुअली बिल्कुल उसके बॉटम पे प्रेजेंट है, बट हमें वो क्या दिखेगा, हमें वो दिखेगा कि बिल्कुल थोड़ा सा अपनी जगह से ऊपर आ गया है। लेकिन हाँ, इन चीजों को समझने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोगों का जो ऑब्जर्विंग ये एंगल है, ठीक है, मीन्स जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को हमेशा कहां पर होना है, ऑब्जर्वर को हमेशा इस मीडियम से, ये जो डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में यहाँ रेयर मीडियम में प्रेजेंट होना है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में ही जाकर के देखेगा तो उसको ये शिफ्ट या ये जो रेज होता हुआ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये नहीं अपेयर होता हुआ दिखेगा। सबसे पहली बात तो ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए आपका, ये फिर रेयर मीडियम में होना चाहिए, और ऊपर से देखे, ठीक है, ऐसा ना हो बिल्कुल इस तरीके से, इस एंगल से देख रहा हो कि ये बाउंड्री पर इसकी नजर जाए, तो भी यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से रेज होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो अब इसके पीछे भी रीजन क्या है, सेम ही रीजन है। अगर हम लोग कॉइन की बात करें, जो कॉइन है, इस कॉइन से जो लाइट रेस चल करके आ रही होंगी बिल्कुल बॉटम से, इनको सीधा निकलना चाहिए था, बट अब ये बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और हमारी आंखों तक पहुंच रही होंगी। फिर हमारी आंखें क्या करेंगी, इस जो लाइट रेस है, इस लाइट रेस की वजह से जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है या रेटिना पर इस कॉइन की, तो इसको अब मिलाने की कोशिश करेंगे कि ये आ कहां से रही होंगी। आंखें सोचना चाहेंगी कि ये लाइट रेस कहां से आई, तो आंखों को तो यही लगेगा कि ये लाइट रेस बिल्कुल यहाँ सीधी यहाँ से चलती हुई आ रही है, बिकॉज वो तो इसको रिफ्लेक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसको कॉइन की जो पोजीशन है ये आई पर नजर आएगी। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पर प्रेजेंट है, लेकिन इसको अपेयर होता हुआ वो कहां पर दिखेगा, आई पर अपेयर होता हुआ दिखेगा। इसलिए हमारी आंखों को थोड़ा सा धोखा हो जाता है कि जो ओरिजिनल डेप्थ थी कॉइन की, ओरिजिनल डेप्थ ना नजर आते हुए ये इसकी जो डेप्थ है ये कुछ इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका एक और एग्जांपल है इसका, जैसे अगर हम लोग और अच्छा एग्जांपल लें तो आई थिंक ये स्विमिंग पूल का एग्जांपल, इससे सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल गए हैं तो उन्होंने ये चीज जरूर देखी होगी कि पानी की जो गहराई है, पानी की गहराई अगर हम लोग नापें और उस पानी की गहराई को अगर आप सिर्फ ऊपर से देख के अंदाजा लगाना चाहेंगे तो आपको नहीं पता चलता। वो कहते हैं ना, पानी की गहराई उसमें उतर के ही बताई जा सकती है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन ही है। अब पानी की गहराई होने का मतलब है कि अगर आप पानी को देखेंगे वो कितना गहरा है, मतलब उसकी डेप्थ कितनी है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जो पूल है, वो जो स्विमिंग पूल है, उसकी बॉटम मोस्ट सरफेस आपको नजर आनी चाहिए। तो ये जो बॉटम मोस्ट सरफेस है मेरे पास स्विमिंग पूल की, ये है बॉटम मोस्ट सरफेस। लेकिन अगर ये बॉटम मोस्ट सरफेस से लाइट रेस चल के आएंगे तो ये आपकी आंखों तक सीधी पहुंच ही नहीं पाएंगी, इसको तो रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। तो ये अगर रिफ्रैक्ट हो गई तो ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधी निकलने की बजाय ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएंगी, बिकॉज लाइट रेस डेंसर टू रेयर आ रही है। और अगर हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करते और पीछे एक्सटेंड करते तो ये मिलती है हमको ओरिजिनल पोजीशन। तो आंखों को क्या लगेगा कि जो बॉटम सरफेस है स्विमिंग पूल की वो यहां पर प्रेजेंट है ही नहीं, वो तो यहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट आई है, अब ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल लाइट रेस चल के आ रही होंगी ईच एंड एवरी पॉइंट से। ये जो बॉटम मोस्ट पार्ट है ना स्विमिंग पूल का, यहां से बहुत सारी लाइट रेस चल के आएंगी जो आपकी आंखों तक पहुंचेंगी। तो हमारे पास एक पार्शियल सरफेस बन जाएगी, एक इमेजिनरी सरफेस बन जाएगी, जो कि स्विमिंग पूल की एपरेंट डेप्थ को बता रहा होगा। तो हमारी आंखों को सिर्फ आभास होगा ऐसा कि ये जो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल की बॉटम मोस्ट सरफेस है, जबकि इसकी बॉटम मोस्ट सरफेस और भी ज्यादा नीचे थी। तो पानी आपको कम गहरा दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये इतना गहरा नहीं हो सकता है, वो पानी 6 फुट गहरा हो, 6 फीट गहरा हो, लेकिन आपको वो 5 फीट या 5.5 फीट ही लगे। बट जब आप एक्चुअली उसमें उतरोगे तब आपको उसकी गहराई का अंदाजा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पानी की जो गहराई है वो उसमें उतर के ही नापी जाती है, पानी की गहराई कभी भी देख करके नहीं बताई जा सकती है। रीजन रिफ्रैक्शन है उसके पीछे।
तो ये थे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन के, कि इन इफेक्ट्स को समझ के जो रिफ्रैक्शन उसके बारे में और एक बेटर आइडिया हम लोगों को लग सकता है कि रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम कर रहा है। और आज से पहले हमने रिफ्रैक्शन के काफी सारी चीजें देखी हैं, बस उसके बारे में पढ़ा नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते थे, वैसे ही अब कुछ लॉज हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन के लॉस को समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है। सबसे पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो बिल्कुल सेम है जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, उसके साथ साथ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सारी की सारी सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है, जैसे अभी हम सारी कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, अपने इस पेपर पर या अपने इस पेज पर कर रहे हैं। तो वो जो पेपर है या पेज है वो हमारे पास एक सेम प्लेन हो गया। अब उसी पर आकर के ये इंसिडेंट रे पड़ी, और इंसिडेंट रे अब क्या हुई, इंसिडेंट रे के लिए आपने इसी पर नॉर्मल बनाया होगा, और इसी पॉइंट से और इसी प्लेन से क्या निकल गई होगी, दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्टेड रे निकल गई होगी। तो इस सारी की सारी जो कैलकुलेशन है, सारे के सारे जो पॉइंट है वो मैं एक ही प्लेन पर यहाँ पर बना सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं ये तीनों के तीनों हमारे पास कहाँ पे लाई करते हैं, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास रेशियो। अब रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो नहीं, उनके साइन का। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पढ़ा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर अब उन्हीं एंगल्स का साइन लिया जा रहा है, साइन वाला रेशियो बना रहे हैं। तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो रहता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है जहां पर भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और इस कांस्टेंट को अब नाम दिया गया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। देखिए इसको एन से भी डिनोट किया जाता है और इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं म्यू। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। क्योंकि एनसीईआरटी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एन से लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर एन यूज करा है। बाकी कई बुक्स में इसको म्यू लिखा हुआ होता है, आप ज्यादातर जगह पढ़ेंगे तो वहां पर म्यू करके ही डिनोट कर रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये म्यू क्या है, म्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा ये सब होते हैं, उन्हीं में से एक है म्यू। तो ये अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ आपके पास एक क्या है, एक ग्रीक अल्फाबेट है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर करके। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर इसका काम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बारे में बता रहा है। देखिए जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर का एग्जांपल है, टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बताएगा उसके अंदर प्रेजेंट इंटरनल एनर्जी को। तो बॉडी की अगर आप ज्यादा से ज्यादा हीट सप्लाई करोगे या ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना। तो जो टेम्परेचर हमारे पास, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक मेजर हुआ करता था किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस नापने का। तो वैसे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये किसी भी मीडियम की जो बेंडिंग एबिलिटी है ना उसको नापने के लिए बनाया गया है। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, इसका मतलब उसके अंदर लाइट और भी ज्यादा डेविएट होगी। क्योंकि अगर लाइट बेंड हो रही है तो कितनी होगी, क्या वो ग्लास में और वाटर में और ऑयल में बराबर ही बेंड होगी अगर वो एयर से जा रही है। तो ऐसा नहीं है, एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास एंड एयर टू ऑयल, तीनों ही केस में जो बेंडिंग है या जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के साथ जो बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिल रही है, डेविएशन ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है, वो हर केस में अलग होगा। तो जो बेंडिंग एबिलिटी है किसी भी मीडियम की, उसको डिफाइन करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सभी सब्सटेंसेस के अलग अलग होते हैं। जिन भी सब्सटेंसेस की ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस आ जाता है, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाते हैं। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन। स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्यों रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। और वो बेंड क्यों हो रही है, बेंडिंग एबिलिटी को कौन समझा रहा है, उसको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा रहा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास रेशियो होता है। और ये किसका रेशियो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मींस सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम मींस वी। तो एन की वैल्यू हो गई यहां से सी बाई वी। तो अब ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या हो सकता है, ये मीडियम आपके पास एयर भी हो सकता है। ये मीडियम आपके पास एयर तो हम लोगों ने ऊपर ले लिया, वैक्यूम की बात करें, एयर की बात करें, ये मीडियम हमारे पास ग्लास हो सकता है, ये मीडियम हमारे पास वाटर हो सकता है, ये मीडियम हमारे पास ऑयल हो सकता है। तो जैसे अगर लाइट यहां पर एयर टू ग्लास जा रही है, तो एयर टू ग्लास अगर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, तो उस वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का निकल करके आएगा। ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे एयर। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। तो ज्यादातर क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो हम लोग एयर को यहां पर लिखते ही नहीं है, इसको हम बस इतना ही लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर अब मैं बोल दूं कि जो ये स्पीड ऑफ लाइट है, अब कि ये आपके पास जो रिफ्रैक्शन है कैसे हो रहा था, ये ग्लास टू एयर हो रहा है, कि पहले लाइट जो हमारे पास प्रेजेंट है, पहले लाइट किस में प्रेजेंट है, पहले लाइट यहाँ पर ग्लास में है, उसके बाद एयर में आ रही है, तो बाद में किस में आ रही है, एयर में आ रही है ना, तो अब हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो लाइट बाद में एयर में गई थी, तो इसलिए इस बार ऊपर क्या आएगा, इस बार यहां पर जो स्पीड है, इस बार स्पीड आएगी ऊपर ग्लास की, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास स्पीड आएगी किसकी, एयर की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब हम एयर टू ग्लास की बात करते हैं, तो एयर टू ग्लास के लिए फॉर्मूला क्या बना था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें कि जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है, तो उल्टा हो जाएगा। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि मीडियम देखते हैं ना, जिस मीडियम में वो लाइट रे एंटर कर रही है, लाइट रे किस मीडियम में एंटर कर रही है, एयर में एंटर कर रही है, तो किसकी स्पीड से डिवाइड कराएंगे, उस मीडियम की स्पीड से, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसी तरह अगर एयर में नहीं जा रही है, एयर के अलावा ये कुछ भी हो सकता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपके पास ऐसा लिखा जाए, ग्लास और वाटर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है, कि लाइट रे वाटर से किस में एंटर करने की कोशिश कर रही होगी, ग्लास में एंटर करने की कोशिश कर रही होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि जिस भी मीडियम में एंटर करती है उसी की स्पीड से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लाइट रे आ रही थी वाटर से ग्लास में, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इसको आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है इन चीजों पे। अब यहाँ से एक रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या हो सकता है कि अब जैसे मैंने वाटर और ग्लास बोला, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इसका फॉर्मूला बनना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अब मैं इसको बोलूं कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इसका फॉर्मूला बनना चाहिए V2 बाय V1। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, ये मेरे पास जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे पता चलेगा कि ये टर्म बन रही है N12 इंटू N21 और V1 बाय V2 इंटू V2 बाय V1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई यहां से 1। तो ये होती है इंटरप्रिटेशन। और इसी को अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन मींस रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये होता है एक ऑब्टेन्ड रिजल्ट यहां से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में जो भी ये हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशन। बाकी हमारे पास दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कंपैरिजन टू एयर और वैक्यूम। एंड जो सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। अब देखिए आपके पास कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये जो कॉलम बनी हुई है इसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे हम लोग अब एक आइडिया लगाएंगे बेंडिंग एबिलिटी का। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 है, उसके बाद आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33। जैसे जैसे मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि जो लाइट की बेंडिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी।
तो लाइट में अगर सबसे ज्यादा बेंडिंग हम लोगों को देखनी है तो सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है लाइट में वो कहाँ देखी जा सकती है, इसका मतलब डायमंड में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबसे ज्यादा हाई है ना, 2.42 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर अब यहाँ से एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल करके आते हैं, जैसे आप इसको देखिए, ये जो बेंजीन है और ये जो क्राउन ग्लास है, अगर बेंजीन और क्राउन ग्लास की हम लोग बात करें तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 1.50 एंड 1.52। इसका मतलब है कि ये जो क्राउन ग्लास है ना, अगर हम लोग क्राउन ग्लास को ले जाकर के बेंजीन में डिप कर दें तो ये जो क्राउन ग्लास है बेंजीन के अंदर गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम हो गए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए तो होमोजेनिटी आ गई मीडियम में, तो मतलब दोनों मीडियम एक जैसे ही तो हो गए, वो एक ही तो है। जैसे हवा के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मैं उसके अंदर कोई एक ऐसा ही पार्टिकल ले आऊं जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, और बड़ी बात है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो आपको नहीं पता लगेगा। अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बना दूं किसी तरह, तो एयर के बीच में जो ग्लास का पीस रखा हुआ वो गायब हो जाएगा। और वैसे ही ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जब इस ग्लास पीस को रखा जाएगा, क्राउन ग्लास पीस को, तो ये क्या होगा, ये हम लोगों को नजर नहीं आएगा उस बेंजीन सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। क्योंकि जो ग्लास है, जैसे अगर हम लोग ग्लास की बात करें, एक जो ग्लास स्लैब होती है पूरी, उस ग्लास स्लैब का अगर आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52, तो इसको हम लोग क्यों डिफरेंशिएट कर पाते हैं एयर से? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आप देखिए कितना ज्यादा फर्क है 1 और 1.52 में। जो टर्पेंटाइन ऑयल है और जो केरोसिन ऑयल है, इसके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। इनको भी अगर मिक्स कर दिया जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देख के फर्क ही नहीं बता पाएंगे कि केरोसिन कौन सा है, टर्पेंटाइन ऑयल कौन सा है। दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, शर्त ये है दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर तो कलर ही अलग अलग होगा, तो फिर तो आप कलर देख के डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन अगर इनको ट्रांसपेरेंट कर दें, जैसे वाटर है या जो ग्लास होता है हमारे पास, अगर ऐसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फर्क बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो किसी भी दो मटेरियल के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो वहां पर कोई भी लाइट की बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, और उन दोनों मीडियम में भी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों से। उसके बाद अब कुछ फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी मीडियम के। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो जो यहाँ पर इफेक्ट करेगा वो तो खुद नेचर ऑफ द मीडियम है। नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब है कि वो आपके पास वाटर है, वो एयर है, वो ग्लास है, जैसा जैसा हम लोगों के पास मीडियम होगा, हर किसी का अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अगर हम लोग लाइट की बात करें, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेकर के आए, मोनोक्रोमेटिक मतलब कोई भी एक ऐसी लाइट रे जो कि एक सिंगल कलर से मिलकर के बनी हुई है, तो आपको पता होगा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है हमारे पास, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है। तो अगर हम लोग रेड कलर की वेवलेंथ की बात करें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई है। और एक जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की अगर जो वेवलेंथ की बात करें तो ब्लू ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम निकल करके आएगी। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेंगे कि आप लाइट रे भी कैसे कलर की यूज कर रहे हो, अगर मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है यहाँ पर टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर भी एक फैक्टर रहता है हमारे पास जो कि इफेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम के। और जो लास्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम का मतलब ये है कि जैसे जो ग्लास है, ग्लास यहाँ पर एयर के साथ रखा हुआ है, मतलब एयर में रखा है, वो ग्लास वाटर में डिप है, वो ग्लास ऑयल में डिप है, तो तीनों ही केसेस में जो ग्लास है, ग्लास का जो सराउंडिंग मीडियम है वो हमारे पास अलग है। तो अगर सराउंडिंग मीडियम का भी नेचर चेंज हो जाएगा तो भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी के साथ अब मूव कर लेते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और अब आ जाते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंसेज पे। हम लोगों ने कुछ स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। तो अब हम देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज को कि ये लेंसेज क्या हैं। देखिए, लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के पास दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होती हैं, और ये जो दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेसेस हैं, इन दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पर हम लोगों को रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो लेंस है, लेंस क्या हो गया, सबसे पहली बात तो लेंस आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पीस है, और इसके पास कितनी सरफेसेस हैं, इसके पास दो स्फेरिकल सरफेस है। दो तरीके के स्फेरिकल लेंस हम लोगों को पढ़ने हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के पास जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। कॉन्वेक्स मतलब उभरी हुई सरफेस। तो उभरी हुई सरफेस है तो ये रहा ये लेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये जो लेंस होते हैं, जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस एजेस से कैसे हैं, एजेस से थिनर है, मतलब एजेस से तो ये काफी पतले हैं, और सेंटर से कैसे हैं, ये सेंटर से थिकर है। तो एजेस पर जो इनकी थिकनेस है वो कम होती है, और जैसे जैसे इसके मिडल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन पे मूव करते हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, थिकर होते हैं। अब जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस ठीक इसका अपोजिट है। कॉन्केव मींस जहां पे कॉन्केव सरफेस आ गई। कॉन्केव सरफेस कैसी होती थी, जो अंदर की तरफ होती थी, केव टाइप सरफेस, जैसे केव्स होती है अंदर की तरफ, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें क्या है कि एजेस की अगर हम लोग बात करें तो एजेस इसके थिकर हैं, और अगर आप इसके सेंटर पोर्शन की तरफ आएंगे तो वहां पर थिकनेस कम हो गई।
तो ये थिनर है। तो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हुआ करते थे, कन्वर्जिंग था, एक डाइवर्जिंग था। यहाँ पर कौन कन्वर्जिंग है और कौन डाइवर्जिंग है? जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जितनी भी लाइट रेस आकर के कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ेंगी, ये सारी की सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करा देगा अपने फोकस पर। अदरवाइज जो डाइवर्जिंग है, जो कि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, सभी लाइट रेस को यहाँ पर डाइवर्ज कर देगा। अगर डाइवर्जेंस यहाँ पर हो रही है तो ये डाइवर्जेंस क्यों हो रही होगी? डाइवर्जेंस होती है इनके जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, स्फेरिकल सरफेसेस के नेचर के कारण। अभी आगे इसको डिटेल में समझेंगे कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के थ्रू हम लोगों को जो डायग्राम्स बनाने हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस पे जो कि स्फेरिकल लेंसेज की रहती हैं। देखिए, अगर हम लोग लेंस की बात करें, सबसे पहला मैं लेंस लेकर के चल रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को देखें ना, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं, तो क्या ये एक सर्कल का पार्ट लग रही है कि ये मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल था जिसका सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो हम लोग उठा करके ले आए। तो हमारे पास ये जो फुटबॉल थी, आप समझ सकते हैं कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल का सिर्फ हमने ये इतना सा पोर्शन कट किया। फिर सेकेंड एक दूसरी फुटबॉल लेकर के आए जो कि सेम साइज थी, उसका एक पोर्शन कट किया और ला करके दोनों को जोड़ दिया। तो अगर ये एक सर्कल से कट किए गए हैं तो सर्कल का सेंटर होगा, और अगर सर्कल का सेंटर है तो सर्कल का रेडियस भी होगा। तो ये हो गया मेरे पास सेंटर कौन से वाले का, इस पहली वाली लेंस सरफेस का, और जो दूसरी वाली लेंस सरफेस है ये है उसका सेंटर। इनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि यहाँ स्फेरिकल सरफेसेस भी कितनी है, दो स्फेरिकल सरफेसेस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे? यहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, लेकिन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। बस यही शर्त होनी चाहिए कि स्फेरिकल सरफेसेस जो दोनों है, दोनों हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सेम चीज कॉन्वेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स की सेम चीज हम लोग कॉनकेव में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में भी दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, और दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल करके आ जाएंगे। फिर आता है एक ऑप्टिकल सेंटर। इसमें ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास सबसे जो मिडल मोस्ट पॉइंट है किसी भी लेंस का, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको बनाने के लिए आप एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कीजिए और इस वर्टिकल एक्सिस को एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काट दीजिए, जो कि कहां से आ रही होंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो ऑब्टेन होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और फिर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे मिलती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ करती थी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जोड़ दीजिए, वो उसको जोड़ने पर आपको यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर के कैसे जा रही है, परपेंडिकुलरली जा रही है। अब सबसे पहला आ रहा है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस पहली बात तो एक डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो पहले तो इसका नेचर लिख देते हैं। ये नेचर जो है हमारे पास, वो नेचर हो गया इसका कन्वर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग है तो लाइट रेस एक्चुअली मीट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को अगर आप समझेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक चीज अगर दिखाऊं, तो ये जो लाइट रे है जब ये आकर के सरफेस पे पड़ी तो इसके बाद ये बिल्कुल सीधी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि एयर से अगर ग्लास की तरफ आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, रेयर टू डेंसर आ रहे हैं। अब इसके बाद जब दोबारा डेंसर टू रेयर जाएंगे तो मैं फिर से इस लाइट रे को सीधा नहीं ले जा सकता हूं। अब मुझे फिर से इसकी बेंडिंग दिखानी पड़ेगी, तो इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डायग्राम्स में क्या होता है, डायग्राम्स में जब हम लेंसेज के डायग्राम बनाएंगे अभी आगे, तो लेंसेज के डायग्राम में क्या करेंगे, लेंसेज के डायग्राम में ना लाइट रे को हम यहां तक लेके आएंगे, बिल्कुल सेंटर तक। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन बना देंगे, इमेजिनरी लाइन, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जारी होगी, और लाइट रे को यहां तक लेके आएंगे और फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन दिखाएंगे एक सिंगल टाइम। क्योंकि हम लोग तब मान करके चलेंगे कि जो लेंस है ये बहुत ही ज्यादा थिन है, इतना ज्यादा पतला है कि इसमें हम लोग जो रिफ्रैक्शन देखेंगे, जो इंटरनली ये दो बार रिफ्रैक्ट करेगा, ये बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी तो यहाँ पर ये कंप्लीटली बनाया गया है, क्लियरली शो किया गया है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दिया कि क्यों ऐसा किया जाता है। अब जो कन्वर्जिंग लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, ये सभी जो लाइट रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं लाइट रेज तो वो फोकस से पास करती हैं। तो सभी लाइट रेज कहां जाकर के मीट करेंगी? इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। तो अब यहाँ पर जो लाइट रेज है वो लाइट रेज एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइट रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से कैसी इमेजेस बनती हैं? एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती हैं रियल इमेजेस, क्योंकि लाइट रेज ने क्या किया, एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट किया, और वो भी कहां पर? फोकस पर। तो इसका फोकस कैसा है? इसका फोकस होता है हमारे पास रियल। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल फोकस होता है, बिकॉज लाइट रेज यहां पर आकर के एक्चुअली मीट कर रही है। लेकिन अब इसमें अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस है।
अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, सभी लाइट रेज को जो इस पे आकर के पड़ रही है वो रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होने का मतलब है कि दूर दूर निकल रही है, अब यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर ये मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपको इमेज ऑब्टेन करनी है तो लाइट रेज का इंटरसेक्शन तो होगा। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो फिर वर्चुअली इंटरसेक्ट करा के देखेंगे। तो अगर इन सभी रिफ्रैक्टेड रेज को हम यहाँ पर फर्दर प्रोड्यूस करें फिर से इस लेंस के साथ, तो ये जिस पॉइंट पर मीट होती हुई दिखेंगी ये बन जाएगा इसका फोकस। बट ये फोकस कैसा है, ये फोकस हो गया एक वर्चुअल फोकस। क्योंकि वर्चुअल फोकस वो फोकस होते हैं जहां पर हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर लाइट रेस को इंटरसेक्ट करना चाहिए था, वर्चुअली हम लोगों ने माना है, एक्चुअली तो कभी कर ही नहीं सकती है ये। तो कॉन्केव लेंस के पास जो फोकस है वो वर्चुअल होता है और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल होता है। इसीलिए हम लोग इसके जो फोकस है, इस वाले फोकस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफ डैश से, मींस इट इज इमेजिनरी फोकस। एंड ये वाला जो फोकस है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एफ से, जहां पर हम लोगों ने लाइट रेस को इंटरसेक्ट करके बनाया है। जबकि इधर वाले फोकस को कॉन्वेक्स में नाम दिया गया है एफ, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गए और यहीं पर हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसको नाम दिया गया है यहाँ पर एफ डैश। तो ये बस एक फर्क होता है कि लाइट रेस को जहां पर हम लोगों ने इंटरसेक्ट कराया उसी को हम एफ बोलते हैं और दूसरे वाले को एफ डैश नाम दे दिया होता है। अब अगर यहाँ पर लाइट रेज की बात करें तो यहाँ पर लाइट रेज ने एक्चुअली इंटरसेक्ट तो नहीं किया, तो यहाँ पर इमेजेस भी कैसी मिलेंगी, यहाँ पर इमेजेस भी आपको वर्चुअल ही देखने को मिलेंगी। तो कॉन्केव लेंस बनाते हैं वर्चुअल इमेजेस और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास बनाते हैं रियल इमेजेस, क्योंकि रियल इमेजेस बनती हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से और वर्चुअल इमेजेस बनती हैं यहाँ पर जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। और ये जो पूरे के पूरे लेंसेज हैं, ये सारे के सारे लेंसेज अभी हमारे पास किस पे काम कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस पे। तो जैसे इमेज के हमारे पास इमेज ऑब्टेन करने के कुछ रूल्स हुआ करते थे मिरर में, वैसे कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर लेंसेज में। तो चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं। अब कुछ रूल्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू आप इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सबसे पहला रूल हमारे पास ये होता है रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने मिरर के लिए पढ़ा है। अगर लाइट रेस इंफिनिटी से है, कि लाइट रेस को हम लोग मान करके चलेंगे लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, अगर लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही हैं और इंफिनिटी से भी ये पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया तो क्या होना चाहिए, जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो लाइट रेस कहां से पास करती है, फोकस से। तो अगर ये डायग्राम को हम लोग बनाए, डायग्राम को समझे, तो डायग्राम को देखिए वैसे ही बनाना है जैसे आप लोगों ने मिरर के लिए बनाया है। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में इसका एक हम लोग बना देते हैं ये वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि यहीं से हम सारी लाइट रेस को रिफ्रैक्ट होते हुए दिखाएंगे। तो मैं कुछ लाइट रेस ले लेता हूं जो कि यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रही है। अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आएंगी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये कहां से पास करनी चाहिए, फोकस से। तो ये वाला रूल सेम है जैसा कि मिरर्स में हुआ करता था, वही रूल हम लोग यहाँ पर भी बना रहे हैं। थोड़ा सीधा बना देते हैं। तो ये सारी की सारी लाइट रेस आकर के कन्वर्ज हो गई इसके फोकस पे। ये पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क कर देते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें एफ हो जाएगा, इधर भी हम लोग इसका एक एफ डैश मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली एक 2f पॉइंट हमारे पास रहेगा, इधर 2f डैश मार्क कर देते हैं। तो पहला जो केस है, पहला केस है हमारे पास सभी लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो उसको फोकस से निकल जाना चाहिए। तो वैसे ही जैसा हम लोगों ने मिरर्स के लिए बनाया था। रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि जो लाइट रे है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे आए तो क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे ही लाइट रे इंसिडेंट हो, जैसे वहां पर इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था सभी लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही थी, अब जो लाइट रेस है वो ऑप्टिकल सेंटर पे है। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधा ही पास हो जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर इंसिडेंट है तो ऑप्टिकल सेंटर से कैसी निकल गई ये लाइट रे, बिल्कुल सीधी निकल गई। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं बताना है कि जो लाइट रे है वो फोकस या 2f कहाँ से निकलेगी, जब वो आई ऑप्टिकल सेंटर से तो ऑप्टिकल सेंटर के ही अलोंग निकल जाती है। अब तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, अगर लाइट रे को बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। तो इसके बाद लाइट रे को ले लेते हैं कि ये अगर फोकस से आए तो क्या होना चाहिए। अगर लाइट रे फोकस से आएगी तो वो कैसे निकल जाएगी, वो निकल जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 2 है व्हेन लाइट रेस इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट है तो इसको बिल्कुल सीधा ही निकल जाना चाहिए यहां से अनडेविएटेडली। फिर नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 हो जाएगा व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट एट फोकस। तो अगर लाइट रे इंसिडेंट है फोकस पर तो उसको निकलना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
ये सेम रूल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर मिरर में पढ़ चुके थे, मिरर में भी यही चीज़ें हुआ करती थी। तो एक कॉन्केव मिरर बनाएँगे और इस कॉन्केव मिरर में अब जो लाइट रे है इसको फोकस से लेकर के आएँगे। लाइट रे जैसे यहाँ पर अगर फोकस के थ्रू आ रही है, तो फोकस के थ्रू आने पर इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाना चाहिए। तो एक लाइट रे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं जो कि फोकस से बिल्कुल पास कर रही होगी, और फिर उसके साथ-साथ एक वर्टिकल एक्सिस भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो ये कैसे निकल जाएगी, ये यहाँ से पास कर जाएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो सभी रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं जो कि मिरर्स में फॉलो होते थे। वहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आती थी पैरेलल, तो फोकस से जाती थी, और फोकस के थ्रू आती थी तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती थी। यहाँ पर भी सेम चीज़ हम लोगों ने बनाई है। तो ये जो 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पर अब इमेज फॉर्मेशन करनी है एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं अब उसको फटाफट, ये जो इमेज फॉर्मेशन है। अगर हम इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 1 लेकर के चलें, तो केस फर्स्ट हमारे पास रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो क्या होगा? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो मिरर के केसेस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखने पर उसकी जो इमेज है वो मिलती थी हम लोगों को फोकस पे। सेम चीज यहाँ लेंसेज के लिए भी होगी, लेंसेज के लिए भी सेम चीज अप्लाई होने वाली है, बस उसको अब बना करके दिखाना है कि ये होता कैसे है। चलिए इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। फिर इस पर हम लोग बनाएंगे एक वर्टिकल एक्सिस जहाँ पर इसको ऑप्टिकल सेंटर दिखाएंगे। फिर इधर एक पॉइंट लिखेंगे जो कि फोकस हो जाएगा, और इधर लिखेंगे एफ डैश। फिर 2f डैश हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर आ गया एक 2f। अब अगर लाइट रेज आपके पास इन्फिनिटी से चल करके आ रही है तो ये काफी सारी लाइट रेज होंगी, और इनको हम लेकर के आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं तो ये रिफ्रैक्ट होने पर कहां से पास करेंगी? ये पास करेंगी फोकस से। तो इन सभी लाइट रेज को हम पास करा देते हैं फोकस से। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन, इस बार इमेज फॉर्मेशन होने वाली है फोकस पर। और अब आप खुद देखिए कि जो इमेज का साइज है, इमेज का साइज बिल्कुल पॉइंट के बराबर है। ये तो पॉइंट साइज इमेज हो गई ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आकर के सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो गई। जबकि ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है वो तो काफी ज्यादा थी, इतने साइज का तो ऑब्जेक्ट ही था आपका। तो अगर हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये कि कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी एट फोकस। फोकस पर मिलने के साथ साथ ये रियल इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ इसके साइज की बात करें तो पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी है। और कहां पर मिल रही है ये इमेज? ये इमेज अभी हम लोगों को मिल रही है बिहाइंड द मिरर, हाँ बिहाइंड द लेंस। तो बिहाइंड द लेंस इमेज की फॉर्मेशन हुई, और कैसी थी? ये रियल इन्वर्टेड थी और पॉइंट साइज थी। फिर सेकंड केस लेकर के चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इन्फिनिटी से उठा करके किसकी तरफ लेकर के आएंगे? यहाँ पर लेंस की तरफ लेकर के आएंगे। केस 2 पर बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां ले आए? 2f के थोड़ा सा पास लेकर के आ गए। तो अब जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड रखा होगा 2f के। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, अगर ये बियॉन्ड 2f रखा है तो इसकी इमेज कहां मिलेगी? इसकी इमेज हमें मिलेगी बिटवीन f एंड 2f। सेम केस जो मिरर के लिए हुआ करता था। इसको भी अब हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन दिखा देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर करते हैं। फिर इसके ऊपर अब हम लोग एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे जिसकी वजह से हम लोगों को वो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर मिलेगा। तो एक वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं, और एक ले लेते हैं हम लोग हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके बाद इस पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f ये रहा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। अब इधर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं फोकस, और सिमिलरली उसके साथ साथ 2f। तो जो लाइट रे है, पहली लाइट रे मैं लेके आ रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पास कर जाएगी फोकस से। हमें सिर्फ 2 ही लाइट रेस चाहिए होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाने के लिए। आप उससे ज्यादा मत बनाइए, हमारे पास जो 3 रूल है उसमें से कोई भी 2 यूज कीजिए। फिर उसके बाद जो दूसरी लाइट रे है, अब दूसरी लाइट रे कैसे ले सकते हैं? जो कि फोकस से पास कर रही होगी। अगर ये फोकस से पास कर रही है तो ये कैसे निकल जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही इसकी इमेज जो कि मिल गई आपको बिटवीन f एंड 2f। अब हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनाई है इसको नाम भी दे देते हैं। हेड मैंने ऑब्जेक्ट का लिखा है a, टेल लिखी है b, तो इसका हेड लिख देते हैं a डैश, टेल लिख देते हैं b डैश, और उसके साथ साथ ये डायरेक्शन एरोज यहाँ पर बना देते हैं। फिर अब यहाँ पर जो कमी है वो है इमेज की प्रॉपर्टीज लिखने की। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी हमारे पास? सबसे पहली तो प्रॉपर्टी इमेज की ये है कि उसकी पोजीशन हम बताएंगे। पोजीशन है इसकी बिटवीन f एंड 2f। सेकंड जो चीज है, ये इमेज आपके पास रियल और इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब जो इमेज है वो आपके पास डिमिनिश थी। फिर थर्ड केस पे आ जाते हैं। अब थर्ड केस जो है इसमें ऑब्जेक्ट को अब हम रख देंगे ले जाकर के 2f पर। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इसकी इमेज भी कहां पर मिल जाती थी? 2f पर ही मिल जाती थी। मिरर्स के लिए ऐसे होता था, लेंसेज के लिए भी सेम ही रहेगा। ये कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा।
फिर एफ डैश कंसिडर करेंगे, 2f डैश कंसिडर करेंगे, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट जो कि 2f डैश पे रखा हुआ है। फिर इधर फोकस बना देते हैं और इधर भी बना देते हैं 2f। तो एक लाइट रे आप लेकर के आ जाइए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको कहाँ से निकल जाना चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए ऐसे फोकस से। फिर यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस की कमी है, वो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। फिर एक दूसरी लाइट रे बनाएंगे जो कि फोकस से आ रही होगी, और अगर ये फोकस से आई है तो ये निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऐसे पैरेलल यहाँ से पास करा देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने को मिल गई है हमें यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। तो अगर ये ए बी है तो ये मिल गई इसकी इमेज ए डैश एंड बी डैश। हेड और टेल जैसे बनाए थे उसको एज इट इज रखेंगे। अगर इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। देखिए इमेज की बात करें तो सबसे पहले तो जो इमेज है वो 2f पर ही बन गई, 2f पर ही ऑब्जेक्ट रखा था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रियल इन्वर्टेड है, आप देख सकते हैं उल्टी बन रही है इमेज। और उसके साथ साथ जो साइज है, साइज जो है इसका वो सेम रहेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज था। तो सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही यहाँ पर इमेज का भी साइज निकल करके आ रहा है। फिर इसके बाद केस नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ केस लेते हैं और अब ऑब्जेक्ट को ले आते हैं बिटवीन एफ एंड 2f। तो जब बिटवीन एफ एंड 2f आ जाएगा तो इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज बिटवीन एफ एंड 2f थी। अब ऑब्जेक्ट आपका आ गया बिटवीन एफ एंड 2f, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, तो एफ डैश एंड 2f डैश लिख देते हैं। तो फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर कंसिडर करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की एक बना देते हैं वर्टिकल एक्सिस, फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, मार्क कर देते हैं इसके फोकस और 2f डैश वाले जो पॉइंट्स है। फिर राइट साइड लेते हैं इसका जो रियल फोकस है, फिर 2f पॉइंट हो गया हमारे पास। अब ऑब्जेक्ट जो है ये हमने रख दिया है बिटवीन एफ एंड 2f। तो लाइट रेस का कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो फिर से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासेस थ्रू द फोकस। फिर उसके बाद एक लाइट रे जो कि फोकस से आएगी, तो ये कैसे निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो इमेज मिल रही है, इमेज हमें कहाँ पे मिल गई, बियॉन्ड 2f। तो अगर इसका हेड और टेल ए बी है तो यहाँ भी हेड और टेल हम लोग ए डैश बी डैश मार्क कर देते हैं। बाकी ये है हमारे पास लाइट रेस की डायरेक्शन। तो इमेज की प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए कि इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी है, देखिए जो इमेज है वो फिर से रियल इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी से ज्यादा साइज की है। तो पहली बात तो इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, तो पोजीशन हो जाएगी हमारे पास बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f होने के साथ सेकंड प्रॉपर्टी इसकी रियल और इन्वर्टेड होने की है, और रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ जो इमेज है ये हमारे पास मैग्नीफाइड है। बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। फिर जो फिफ्थ केस है, अब फिफ्थ केस पर ऑब्जेक्ट आकर के बैठ जाएगा फोकस पर। तो केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, और ये जो फोकस है अभी इसे हम लोग लिख रहे हैं ऐसे एफ डैश। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यहां पर बनाएं, फिर से उस कॉन्वेक्स लेंस की एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर को भी बताएगी। ये है फोकस, और उसके बाद एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 2f, तो f डैश 2f डैश, यहाँ पर एक f बना देंगे, फिर उसके बाद 2f। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा है तो फोकस पर रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इन्फिनिटी पर मिला करती थी। अब एक लाइट रे लेकर के आएंगे जो कि यहाँ पर पैरेलल रहेगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइट रे कैसे निकल जाएगी, फोकस से। फिर एक लाइट रे लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आई, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो ये ऑप्टिकल सेंटर के ही अलोंग निकल जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन डेविएशन होगा नहीं यहाँ पर। तो ये जो लाइट रेज है अब ये किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, हमें जाती हुई दिख रही है इन्फिनिटी की तरफ, कि ये मीट तो करेंगी पर काफी ज्यादा दूर जाकर के मीट करेंगी। तो इमेज की जो फॉर्मेशन है, इस बार इमेज की फॉर्मेशन कहां पर होने वाली है, इमेज की फॉर्मेशन होने वाली है एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर भी जो इमेज मिलेगी वो मिल तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ही रही है, तो रियल और इन्वर्टेड हो गई। और उसके साथ साथ ये कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड है। आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा रहेगा जब ये जाकर के मीट करेंगी। इसके बाद देख लेते हैं इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, जो कि यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट केस निकल करके आएगा। तो सिक्स्थ केस में अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आते हैं और अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, मीन्स एफ डैश एंड ओ। तो ये जो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं यहाँ पर पहले एक, फिर इस कॉन्वेक्स लेंस की ये वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे। लेकिन अब एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में।
तो शायद आपको कुछ एक ऐसा केस याद आ रहा हो यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए, जब वहां पर पोल और फोकस के बीच में आ जाया करता था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वही केस बन गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है। मीन्स अगर ये एफ डैश है और यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें 2f डैश की, फिर इधर भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं f और 2f। ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर दिया हम लोगों ने, ये रख दिया हम लोगों ने o और f के बीच में। o और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे लेकर के आते हैं जो कि लाइट रे रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास कर जाएगी यहाँ पर फोकस से। फिर उसके बाद एक लाइट रे लेकर के आते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आई होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो ऑप्टिकल सेंटर को ही निकल गई होगी। तो अब तो यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता हुआ ही नहीं दिख रहा है लाइट रेस का, और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या अब इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी? देखिए इमेज की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इमेज की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिफ्रैक्टेड रेस को यहाँ पर वर्चुअली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब हम लोग इसको वर्चुअली प्रोड्यूस करेंगे तब यहाँ पर होने वाली है इमेज की फॉर्मेशन। तो इसको वर्चुअली प्रोड्यूस कर लेते हैं पीछे तक, तो ये काफी ज्यादा पीछे चला जाएगा वैसे तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो कहीं कहीं यहां पर निकल करके आएगी ये इमेज। अभी जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज मिल रही है तो बिल्कुल सीधी है। आपने ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा था तो इमेज भी सीधी मिल गई। तो ये होती है हमारे पास एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो एक केस ऐसा आ गया जहां पर जो इमेज है वो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। तो इस बार जो इमेज की प्रॉपर्टी है, इस बार इमेज की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ गया, इमेज की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। सबसे पहले तो ये कहां मिल रही है हम लोगों को, फ्रंट ऑफ द लेंस, जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है वहीं मिल गई। उसके साथ साथ इसका जो साइज है वो मैग्नीफाइड है, और मैग्नीफाइड होने के साथ साथ ये इमेज कैसी है, ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या कभी कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसी इमेज बना सकता है जो वर्चुअल और इरेक्ट हो, तो ये है वो केस जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। तो इसके साथ हमारे सारे के सारे जो केसेस हैं वो खत्म होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सभी केसेस, एग्जाम से पूछे जाते हैं, खासकर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है हमारे पास समरी, जितना भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा। तो ये समरी वाला जो डायग्राम है इसको आप एक बार देख सकते हैं, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिटेन हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी टाइम तक। ये मतलब जो कन्फ्यूजन है बच्चों के दिमाग में बना रहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ मिलेंगी, तो पहले आप ये चार्ट पे नजर अगर लाएंगे तो इसके थ्रू आपको क्लियरली सारे के सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन भी याद रखने में हेल्प मिलेगी। कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस आपके पास पहली बात तो एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो कॉन्केव लेंस का भी जो पहला रूल है, पहले रूल जो है सेम चीज रहेगी पहले रूल के लिए जैसे कॉन्वेक्स के लिए था। सबसे पहले रूल में हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइट रे है, लाइट रे कहाँ आ रही है, लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो इसे कहां से निकलना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा यहाँ पर फोकस से। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इसलिए लाइट रे चली गई फोकस से, लेकिन वो डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग है तो फोकस से कहां जा रही है, इसको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो ये मिल जाएगी हमें फोकस पर। फिर इसके बाद जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में क्या हुआ, रूल नंबर 2 में जो लाइट है इंसिडेंट कहां पर हो गई है, इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट है तो ऑप्टिकल सेंटर के ही अलोंग निकल जाएगी, कोई भी यहाँ पर डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग आई और ऑप्टिकल सेंटर से ही चली गई। फिर उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्या रहेगा, अगर ये फोकस पे इंसिडेंट हो तो क्या होता, तो रूल नंबर 3 में जो है वो हो जाएगा आपके पास इंसिडेंट एट फोकस। अगर ये फोकस के थ्रू पास करना चाहेगी तो इसको पैरेलल निकलना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो ये 3 रूल्स है, इन 3 रूल्स को कंबाइन करके बनाई जाएगी कॉनकेव लेंसेज में जो इमेज है। तो इसके लिए आपके पास बस एक ही ये केस रहता है, और वो क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी अगर रख देंगे इसके कॉनकेव लेंस के सामने, बस हाँ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे रखा हुआ है, ये फोकस के बाद है, ठीक है, फोकस के बाद आपने इसको कहीं पर भी रखा है तो इसकी इमेज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी इमेज आपको दिखने को मिलेगी बिटवीन एफ एंड सी। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। तो इन्फिनिटी और फोकस के बीच में है, तो इमेज मिल गई है हमें बिटवीन एफ एंड सी, फोकस के बीच में और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसको आप ओ लिख लीजिए, उससे ज्यादा बेटर रहेगा याद रखने के लिए। तो बिटवीन एफ एंड ओ मिल रही है। उसके साथ साथ ये जो इमेज है ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट है, और इमेज आपके पास डिमिनिश्ड है, छोटे साइज की इमेज यहाँ पर बन करके आ रही है।
लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलता कि अब जो आपके पास जो दूसरा केस होता है किसी भी कॉन्केव लेंस के लिए, वो दूसरा केस क्या होता है, देखिए दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रख दें, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दें इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखने पर इसकी इमेज कहाँ पर मिलनी चाहिए, इसकी इमेज हम लोगों को मिलेगी इसके फोकस पर। तो देखिए वो वाला केस यहाँ पर बना लेते हैं, तो इसके फोकस के जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर कर लेते हैं, तो f2f, सिमिलरली इधर भी f और 2f। तो इस बार राइट हैंड साइड वाले को f डैश और 2f डैश मानेंगे क्योंकि वहां पर लाइट रेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो ये पैरेलल आई होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास करनी चाहिए थी, बट ये फोकस से जैसे पास करती हुई नहीं दिख रही है बिकॉज ये डाइवर्जिंग है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो ये फर्दर प्रोड्यूस करने पर हमें कहां पर मीट करती हुई दिखेंगी, ये हमें मीट करती हुई दिखेंगी फोकस पे। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से चल के आ रही है। तो सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज हमें फोकस पे मिल रही है, और इमेज कैसी है, ये इमेज जो रहेगी आपके पास ये हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, या हम कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड है। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना देगा या फिर पॉइंट साइज्ड इमेज बना देगा। तो कॉन्केव लेंस में बस यही दो केसेस होते हैं, और यही दो केसेस जो है कॉन्केव लेंस के, इसमें एक तो हो गया आपके पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस, और दूसरा वाला क्या हो गया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वो कहां पर बना देता था, उसकी इमेज फोकस पर बना देता था। अब आगे देख लेते हैं कुछ यूजेस यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेज के। देखिए अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस की बात करें तो इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। जो यूजेस हैं वो सबसे पहले डिपेंड करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो जहां भी हमें कन्वर्जेंस ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी चाहिए होगी वहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस का इसमें पहला यूज लिखा है वो आप देख सकते हैं कि पहला यूज इसका किस चीज के लिए, यहाँ पर विजन के एक डिफेक्ट को करेक्ट करने के काम आता है, और उस जो विजन का डिफेक्ट है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस है। इसमें जो भी पेशेंट होता है, पेशेंट को दूर की चीजें तो बहुत क्लियरली दिखती हैं, लेकिन पास की चीजें देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग कैसा लेंस लगाते हैं, यहाँ पर उसे कॉन्वेक्स लेंस से जो है करेक्ट किया जाता है। जो इसका दूसरा यूज है इसका सिंपल कैमरास में, बिकॉज कैमरास का काम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल करके देना। तो जो भी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से चल करके आ रही होंगी सभी की सभी यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, तभी आपको उसकी इमेज देखने को मिलेगी। तो कन्वर्जिंग नेचर की वजह से इसका इमेज का जो यूज है वो कैमरा में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हम इसको यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा तो उसकी बड़ी इमेज ये बना करके दे देगा आपको। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं तो ग्लास को काफी उसके पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि इमेज बड़ी होने लग रही है, क्योंकि उस वक्त जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड तो रहती नहीं थी। कॉन्वेक्स में कैसी हो जाती थी, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो जाती थी, और वो भी मैग्नीफाइड हो जाती थी। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। फिर कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग किसमें यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्टर्स में भी इसका यूज रहता है। अगर कॉन्केव लेंसेज की बात करें कि कॉन्केव लेंसेज का यूज क्या रहेगा, देखिए कॉन्केव लेंसेज, पहली बात तो कॉन्केव लेंसेज डाइवर्जिंग नेचर रखते हैं, तो इसके जो यूजेस है वो भी डाइवर्जेंस पे बेस्ड होंगे। तो इसमें पहला तो हो गया गैलीलियन टेलीस्कोप में एज एन आई लेंस। फिर उसके बाद इसको हम लोग यूज करते हैं एक विजन का डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है मायोपिया। मायोपिया में पेशेंट को पास की चीजें तो काफी क्लियरली दिख रही होंगी, लेकिन जो दूर की चीजें वो उसको क्लियरली नजर नहीं आती है। तो वहां पर हम लोग कॉन्केव लेंस लगा करके इसको करेक्ट करते हैं। बाकी ये करेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें कैसे काम करती है, इसको अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में इस चीज को और डिटेल से समझेंगे। और जो लास्ट इसका यूज है, लास्ट इसका यूज रहता है हम लोगों के पास डोर व्यूअर्स। आपने देखा होगा कि जो डोर व्यूअर्स का मतलब है कि हम लोग अंदर से ही देख करके बता देते हैं। पीप होल्स होते हैं, पीप होल्स के थ्रू देख सकते हैं कि बाहर कौन इंसान खड़ा है। तो ये कॉन्केव लेंस उसमें यूज किया जाता है डाइवर्जेंस के लिए, जो कि आपको एक पैनोरामिक व्यू का मतलब है कि एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट करके दे देगा बाहर की चीजों का, जब भी आप उन पीप होल्स के थ्रू देखेंगे। तो ये तो थे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेज के कुछ यूजेस। अब आ जाते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन क्यों सिखाए जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन आप लोगों को काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो साइन कन्वेंशन को बहुत सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझे तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ है। अगर आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन अच्छे से समझा है तो ये साइन कन्वेंशन कोई भी बड़ी बात नहीं है। साइन कन्वेंशन के लिए एक काम करेंगे हम लोग, मान के चलते हैं कि हमारा जो लेंस है ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये जो ओरिजिन पे मैंने सब्सटेंस रखा है ये हो गया मेरा लेंस। तो अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ एक लेंस की तो राइट हैंड साइड होती है और एक लेंस की लेफ्ट हैंड साइड होती है। जिसकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड होती है वो था आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस साइड ये जो एफ निकल करके आया है ये हो गई फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कैसी है, ये फोकल लेंथ है आपके पास पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये किसके लिए मेजर हो रही है, ये मेजर हो रही है कॉन्वेक्स के लिए।
और जो कॉनकेव के लिए मेजर होती थी, कॉनकेव के लिए कहाँ मेजर होती थी, लेफ्ट हैंड साइड मेजर होती थी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड मेजर हो रही है तो ये भी एक पॉइंट हो गया मेरे पास f, इसको मैं नाम दे देता हूं f डैश। तो ये भी तो फोकल लेंथ ही है, ओरिजिन से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, तो ये भी आपके पास एक फोकल लेंथ आ गई। लेकिन ये जो फोकल लेंथ आई है ये कैसी आई है, क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आई है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आई है तो इसीलिए -f, तो ये किसकी फोकल लेंथ है, ये कॉनकेव की फोकल लेंथ है। दूसरी चीज होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हम जितने भी रखते हैं वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द लेंस रखा हुआ है। तो ये हमेशा कहां कैलकुलेट होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते थे, इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते थे u। तो u होता था आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u की वैल्यू भी कैसी आएगी, ये -x एक्सिस पर आ रही है तो ये नेगेटिव हो गया, जो कि होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास निकल करके आ गए नेगेटिव। अब आते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिए डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इमेजेस बिहाइंड द लेंस बन रही हैं तो बिहाइंड द लेंस बनने वाली जो इमेजेस हैं वो रियल इन्वर्टेड हुआ करती थी। तो जो इमेज बन गई ये तो रियल हो गई, और इसकी जो हम लोग डिस्टेंस बताएंगे, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं इमेज के v से। तो v की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए है, ये v की वैल्यू पॉजिटिव है रियल इमेजेस के लिए। रियल इमेजेस हमेशा बिहाइंड द लेंस मिलती हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज भी तो इसकी बनेगी, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। ये जो इमेज मैंने बनाई है ये इमेज बिल्कुल सीधी बना दी है। इमेज सीधी नहीं बना सकते, इमेज सीधी क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज है। तो रियल इमेज हमारे पास होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, उल्टी। ये हो गई हमारे पास एक रियल इमेज, इन्वर्टेड बनाएंगे इसको। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। लेकिन अब जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हम लोगों को कहाँ मिल जाएगी, वर्चुअल इमेज तो हमें फ्रंट ऑफ द लेंस ही देखने को मिलेगी। तो ये हो गई एक और इमेज। तो इस बार जो v की वैल्यू यहां पर निकल करके आएगी, इस बार v की वैल्यू निकल करके आएगी पॉजिटिव। तो इस बार जो डिस्टेंस हम लोग v लेंगे, v क्या हो गया, पॉजिटिव। तो याद रहे कि वर्चुअल इमेजेस के लिए जो v है, v कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है फॉर वर्चुअल इमेज। और v कैसा रहता है हमारे पास, नेगेटिव, अगर इमेज आपके पास रियल है तो ये है कुछ साइन कन्वेंशन। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। देखिए अगर हाइट की बात करें, जो h1 होता है हमारे पास, h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपको नापनी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कहां पर नपेगी, वो तो y एक्सिस पर नपेगी ना। ये अगर ऑब्जेक्ट की हाइट नापनी है तो मेरे को y एक्सिस पर आना पड़ेगा। तो y एक्सिस पर पहली बात तो हम प्लस y एक्सिस पर हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसलिए कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज। अगर हम इमेज की हाइट की बात करें तो जो इमेज की हाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी, पहली बात तो इमेज के नेचर पे। अगर आपके पास इमेज रियल है तो आप देखिए, रियल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल इमेज की हाइट नापने के लिए आपको -y एक्सिस का यूज करना पड़ रहा है। तो अगर ये रियल है तो h2 की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और अगर ये वर्चुअल होती है तो h2 की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी होगी। तो उसकी हाइट भी हमने कहां पर मेजर करी होगी, पॉजिटिव y एक्सिस पर। तो ये होते हैं साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ाए गए हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अब हमारा, जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला को समझने के लिए, जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैसे ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही है आपके पास लेंस फॉर्मूला। और इस लेंस फॉर्मूला में जो f है, f होती है यहाँ पर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ ये किसकी रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी लेंस की। उसके साथ साथ जो यहाँ पर u यूज हुआ है, u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। लेंस से जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है वो कितना दूर है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो एक और टर्म है, एक और टर्म है आपके पास v होते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इमेज की उस लेंस से, कि लेंस से वो इमेज कितना दूर थी। तो ये आपके पास लेंस फॉर्मूला है, और इसी लेंस फॉर्मूला के थ्रू जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए वो साइन कन्वेंशन आपको बताए गए हैं। अब लास्ट इसमें एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का यहाँ फॉर्मूला v/u होता है, वहां पर -v/u होता था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर v/u है, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है h2/h1। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज है, इमेज आपको ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखेगी। तो जो इमेज का साइज है, इमेज के साइज को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइज से, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कि जो इमेज है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी दिख रही है, कितनी छोटी दिख रही है। इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है।
या तो आप उन दोनों की हाइट कंपेयर कर लीजिए, हाइट का कंपेरिजन या हाइट का रेशियो निकाल दीजिए, नहीं तो आप क्या चीज यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, उन दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इससे भी मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की वैल्यू की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारे पास अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से बड़ा है, कोई भी रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा तो रेशियो 1 से बड़ा कब बन सकता है, जब उसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। इसका मतलब H2 ज्यादा है और H1 कम है, और अगर H2 ज्यादा है और H1 कम है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, तो इमेजेस कैसी होंगी, इमेजेस आपके पास मैग्निफाइड होंगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब इस बार H2 छोटा है और H1 बड़ा है, तो इमेजेस कैसी होंगी, इमेजेस आपके पास डिमिनिश्ड होंगी। और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम हो गए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हमारे पास जो इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट जो थी वो सेम हो जाएगी। तो इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ही बनी होगी। तो ये मैग्निफिकेशन होता है कि एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट जो इमेज यहाँ पर बन रही है वो कितनी एनलार्ज बनेगी या कितनी डिमिनिश्ड बनेगी। तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यूज है, मैग्निफिकेशन की दो वैल्यूज आ सकती है। मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो आप ये समझिए कैसे आया होगा नेगेटिव। सबसे अच्छा एग्जांपल H2 अपॉन H1 को लेकर के करते हैं, अगर V बाई U में कंफ्यूजन रहता है। मैं H2 अपॉन H1 को लेकर के आपको बता देता हूं। देखिए अगर नेगेटिव आया है तो ऑब्जेक्ट का जो ये H2 है इसको आपको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा ना। H1 तो कभी नेगेटिव होता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा सीधा रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो उसकी हाइट प्लस y एक्सिस पर ही निकलेगी, लेकिन H2 नेगेटिव होने का मतलब है उसकी हाइट माइनस y एक्सिस पर निकल रही है। तो ये जो H2 की वैल्यू नेगेटिव है ये किसके लिए नेगेटिव हुआ करती थी, रियल इमेजेस के लिए। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो जो इमेज है वो कैसी रहती है, आपके पास रियल इमेज रहती है। और अगर मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव निकल करके आया है तो पॉजिटिव कब निकलेगा, ये जब H2 और H1 दोनों कैसे रहे होंगे, पॉजिटिव ही रहे होंगे। तो H2 की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होती है, ये होती है वर्चुअल इमेजेस के लिए। इसीलिए वर्चुअल इमेजेस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है और रियल इमेजेस का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर आप इसे V बाई यू से समझना चाहते हैं मैग्निफिकेशन को तो आप V बाई यू से भी समझ सकते हैं। देखिए V बाई यू में अगर मेरे को मैग्निफिकेशन में वैल्यू बोलूं, मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है U तो माइनस का ही पुट होगा, लेकिन अब जो यहाँ पर V पुट हो रहा है ये मेरे को पॉजिटिव पुट करना पड़ेगा। और U की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए रहती है, फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस यू ही रहेंगे, इसकी डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में काउंट होगी। लेकिन V पॉजिटिव हो गया। V पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द जब इमेज बिहाइंड द लेंस बनेगी, मतलब प्लस y एक्सिस पर उसकी कैलकुलेशन होगी डिस्टेंस की, और वो किसकी होती है, रियल इमेजेस की। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों पॉइंट से मैच कर सकते हैं, जिससे भी आपको बेहतर समझ आए मैंने दोनों आपको बता दिए हैं मैग्निफिकेशन समझने के लिए। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो होता है पावर ऑफ अ लेंस। देखिए पावर क्या है, पावर हमारे पास रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। तो अगर हम लोग फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकाल दें उसको किसी भी लेंस की पावर कहते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि ये जो फोकल लेंथ दे रखी है आपको ये मीटर में होनी चाहिए। अगर ये मीटर में नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 1/100 मीन्स f/100। अब ये सेंटीमीटर में आ गया तो ये 100 सबसे ऊपर चला जाएगा और पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 100/f, अगर ये फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये तो था हमारे पास लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस का, और इसी में होती है टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब है अगर आप एक से ज्यादा लेंस यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, अपने एक से ज्यादा लेंस लगा रखे हैं, तो पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। पहली बात ये जो पावर है एडिटिव नेचर की होती है, तो जो पावर है वो इंडिविजुअली ऐड हो जाएगी सभी की, P1 P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो पावर्स जो है ये एडिटिव नेचर की हैं, पावर्स आपको एक साथ जोड़नी पड़ेंगी तो आपको कंबाइंड सिस्टम की जो पावर है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो था आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आज यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा है आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट है या आपके कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं उसको। और इनकेस अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी आप जाकर के देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs आपके लिए वहाँ पर रखे हुए हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा और ये आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में और भी बेटर रिजल्ट लाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में।